Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 9.4 part 2. So let's begin. See, in this lecture we'll be covering the autosomal aberrations जो भी आपके syllabus के अंदर mentioned है like Down syndromes, Bataillon syndrome, Edwards syndrome and Cri-du-Chat syndrome. So basically 9.4 के अंदर एक और टॉपिक है आपका that is related to genomics. हम उसको next lecture में cover करेंगे because that would require a separate lecture in itself because उसके अंदर जो भी topics आपके mentioned है they are kind of an alignment with the GS3 syllabus जो कि आपके science and tech का portion है उसके साथ. So that will definitely gonna help you in your mains answer writing for the science and tech part as well. And seeing the present day circumstances related to COVID-19 and everything जो भी आपके vaccination और इन सारी चीज़ों से related है तो it's going to be very handy for that. So let's leave that for the part third. और आज के इस लेक्चर में जहाँ हम autosomal aberrations के बारे में डिस्कस करेंगे तो we'll follow this pattern while discussing all of these syndrome. First of all हम उन syndrome के बारे में एक brief introduction देख लेंगे that you can completely utilize while writing the answer. Then we'll see what are the causes for that particular syndrome. Then हम उनके जो medical या scientific names हैं उनको भी देख लेंगे so that in case examination में आपसे कोई अलग नाम से पूछ लिया जाता है you won't get confused anymore, right? Then we'll discuss in brief about the chromosome like जो भी आपके Down syndrome, Bataillon and अदर सिंड्रोम्स के जो कॉजेज़ हैं जिस वजह से जिस भी क्रोमोसोम की वजह से वो हो रहा है हम उस क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे. देन विल सी हु डिस्कवर्ड दैट पर्टिकुलर सिंड्रोम एंड ऑफ कोर्स सिम्टम्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. देन डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं हम उनके बारे में देखेंगे. देन ऑफ कोर्स विल सी कि ट्रीटमेंट्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं. देन एट द एंड क्या वो इनहेरिटेबल है या नहीं है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो दिस इज़ कॉमन पैटर्न दैट वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर द सिंड्रोम्स. तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम. और उसके पहले यू मे सी हियर जब हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्रोमोसोमल एबरिएशंस के बारे में बात की थी आई टोल्ड यू एंड इट वाज गिवन इन योर सिलेबस एज वेल कि आपके क्रोमोसोमल एबरिएशंस या एबनॉर्मलिटीज़ आप जो भी बोलना चाहें दोज आर डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल. स्ट्रक्चरल तो आपके ये रहे राइट और जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर ये दोनों कवर होते हैं. दीज आर कवर्ड अंडर द न्यूमेरिकल एबरिएशंस. और आपके पार्ट 1 के अंदर हमने सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं एंड इस लेक्चर के अंदर हम ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ दैट इज़ जो आपके रेस्ट ऑफ द 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है उनमें जो एबनॉर्मलिटीज़ होने की वजह से सिंड्रोम्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो देयर आर लाइक वेरियस सच एबनॉर्मलिटीज़. कुछ नेम यहाँ पे मेंशन है बट आपके सिलेबस के अंदर ये 4 दिए हुए हैं तो हम इन्हीं चारों के ऊपर फोकस रखेंगे. ठीक है. सो डाउन सिंड्रोम की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन सिंड्रोम की अगर आपको इंट्रोडक्शन या किसी भी इन सिंड्रोम्स की इंट्रोडक्शन मेंशन करनी है देन यू हैव टू राइट डाउन दैट दे आर द जेनेटिक डिजीज राइट बिकॉज दे आर कॉज्ड बाय सर्टेन चेंजेस इन द जीन्स एंड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज. और जो भी इंडिविजुअल होते हैं हु इज हैविंग द डाउन सिंड्रोम इनहेरिट ऑल or a part of an extra copy of chromosome 21 because this Down syndrome is caused by chromosome 21. और क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी person who is having this syndrome will be having all will be having in all the chromosomes that extra copy of chromosome 21. That means आपके बॉडी में तो बहुत सारे chromosomes होते हैं राइट. तो ज़रूरी नहीं है कि extra copy का कहने का मतलब है कि यहाँ पे 3 chromosomes. जनरली आपके नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है यू हैव 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स राइट. लेकिन आपके डाउन सिंड्रोम के केस में 3 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे आपको इन दी क्रोमोसोम 21. सो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपके बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं दे ऑल हैव दीज 3 क्रोमोसोम्स इन दी क्रोमोसोम 21. बट देयर आर केसेस जिसके अंदर हो सकता है कि कुछ ही क्रोमोसोम्स हो बॉडी के अंदर जिसमें आपको क्रोमोसोम 21 में 3 क्रोमोसोम्स देखने को मिले. उन केसेस को भी हम एक अलग नाम से जानते हैं दैट इज़ मोज़ैक. और ये हम आगे चल के जब टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम देख लेंगे. Then symptoms associated with the Down syndrome include mental retardation, distinctive facial characteristics, and increased risk of heart defects.
एंड रिमेंबर यहाँ पे ऑल्दो आपके कुछ सिम्टम्स यहाँ पे मेंशन किए गए, हम सिम्टम्स अलग से भी देखेंगे. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट कि उसमें आप क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन आपका आंसर कितने के मार्क्स कैरी करता है. और जो डाउन सिंड्रोम का जो रिस्क होता है, रिस्क ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम राइजेस विद द मदर्स एज. दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो न्यूमेरिकल एब्रिएशंस होते हैं उनके केसेस में जो मेटरनल एज होता है, many of the things depend upon that as well. As the age of the mother rises, the chances of having the Down syndrome or any of the numerical aberrations raises. और जो डाउन सिंड्रोम के लोग होते हैं, द पर्सन हु इज हैविंग द सिंड्रोम, दे हैव एन IQ ऑफ अबाउट 50, right? So that clearly shows that they have certain kinds of learning disabilities as well. And it means they can reach the level of a small child about 6 year old. यानी कि even though they can grow up and become aged, but उनका जो mental level होता है that will be like a 6 year old child only. And on the second side, their character is very friendly, warm and loving. If you have met somebody with Down syndrome, so you will be better able to relate, like they are very friendly and warm loving people, right? देन अब इनके कॉजेज़ क्या है? तो कॉजेज़ तो लाइक इट्स वेरी सिंपल, हमने अभी अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी उस पर टच पॉइंट तो कर ही लिया है. आपके जो क्रोमोजोम 21 होते हैं उसमें आपको 3 क्रोमोजोम्स देखने को मिलते हैं इंस्टीड ऑफ द नॉर्मल पेयर, राइट? एज यू कैन सी हियर क्लियरली आपके 21 के अंदर ये 2 होने चाहिए थे, बट देयर इज अ 3 क्रोमोजोम्स. सो दिस इज द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम. देन इनके मेडिकल और साइंटिफिक नेम्स क्या क्या है? सो ऑफकोर्स डाउन सिंड्रोम तो है ही है, इनको ट्राइसोमी भी कहते हैं. Then 47XX in case of a female having this syndrome, and 47XY plus 21 in case of a male is having this syndrome. And we already know कि ये जो classification इस तरह से आप लिखते हैं, how it comes from, right? हमने part 1 में already इसको discuss किया हुआ है. Then अब chromosome 21 के बारे में बात करते हैं. Like the question might come to your mind, like why only chromosome 21? कोई और दूसरा क्रोमोसोम भी हो सकता था जिसके अंदर आपकी ट्राइसोमी होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू माइट बी हैविंग द डाउन सिंड्रोम. बट व्हाई दिस क्रोमोसोम 21 ओनली? सो द रीजन फॉर दैट कैन बी कि आपका जो क्रोमोसोम 21 होता है, एक तो सबसे पहले कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट ह्यूमन ऑटोसोम. ऑटोसोम की जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट? सो जो ये आपका क्रोमोसोम 21 है, एज यू कैन सी इन दिस इडियोग्राम एज वेल, आपको सब में से सबसे छोटा क्रोमोसोम 21 ही देखने को मिलेगा, राइट? एंड दिस क्रोमोसोम 21 इनकोड अप्रॉक्सीमेटली 225 जीन्स, राइट? और जो रीजन होता है डाउन सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल इन द क्रोमोसोम 21, दैट इज लोकेटेड इन द क्यू आर्म. क्यू आर्म हमें पता है, जो लॉन्ग आर्म होता है उसको आप क्यू आर्म कहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल, क्यू आर्म मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके डाउन सिंड्रोम्स के लिए, right? So this is the thing that you can basically know or write whenever required. Then अब हमने ये तो देख लिया कि ट्राइसोमी होती है और उसके वजह से डाउन सिंड्रोम हो सकता है, बिकॉज इन दैट केस यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन द क्रोमोसोम 21. देन हाउ दिस हैपन? ऑफ कोर्स हमने ये हाउ वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं पार्ट 1 में ऑलरेडी आंसर किया हुआ है. जैसे इसमें एक सबसे मेन रीजन जो होता है दैट इज द नॉन डिसजंक्शन. व्हाट इज दिस नॉन डिसजंक्शन? नॉन डिसजंक्शन में हमने देखा था जो नॉर्मल आपका प्रोसेस होता है ऑफ फॉर्मिंग द डॉटर न्यूक्लियाई, वो ना फॉलो करके देयर इज सम काइंड ऑफ एन disruption, or you can say non-disjunction happened, right? So this I included for those people जिन्होंने part 1 देख रखा है but at present they are not being able to recall. So instead of going back they can look out here कि यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉर्मल मियोटिक प्रोसेस इस तरीके से होना चाहिए, जहाँ कि आपके मियोसिस 1 मियोसिस 2 में इस तरीके का डिवीजन होता है. बट अगर नॉन डिसजंक्शन होता है तो मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में क्या क्या चेंजेस आते हैं दैट यू कैन सी. यहाँ के केस में आपके ट्राइसोमी हो सकती है, और एक और केस ये भी पॉसिबल है कि मोनोसोमी हो जाए. मोनोसोमी केस क्या होती है? जब इंस्टीड ऑफ द 2 नॉर्मल पेयर आपको एक ही देखने को मिले, और ट्राइसोमी ऑफ कोर्स इंस्टीड ऑफ 2 देयर विल बी 3 क्रोमोसोम्स, राइट? उसी तरह से आपके मियोसिस में डिसजंक्शन हो सकते हैं, तो उससे भी अलग अलग चेंजेस आ सकते हैं. तो दिस इज बेसिकली जस्ट फॉर यू टू रिकॉल कि नॉन डिसजंक्शन इज वन ऑफ द रीजन. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन द पूरा का पूरा प्रोसेस कि नॉन डिसजंक्शन का क्या है, बट या आप चाहे तो दोबारा से पार्ट 1 में भी जाकर उसको देख सकते हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है. देन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मैटरनल एज है
उसके बढ़ने की वजह से ये नॉन डिसजंक्शन वाला जो आप कह सकते हैं रीज़न है, ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द नंबर ऑफ केसेस यू कैन से इंक्रीजेज विद द मेटर्नल एज। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो एक रिप्रोडक्टिव एज होती है ऑफ अ वुमेन, that you can say like 35 years of age or something like that, so in that cases you will see that there is 1 in 1,000 cases of डाउन सिंड्रोम, यानी कि 1000 में से आपको एक ही केस डाउन सिंड्रोम का देखने को मिलेगा। बट एज दी एज इंक्रीजेस, जैसे जैसे मदर की एज इंक्रीज होती है, से फॉर एन एग्जाम्पल द मदर कंसीव एट एन एज ऑफ 45 ईयर, सो इन दैट केस यू विल सी कि 1 in 30, यानी कि अगर 30 बच्चों का जन्म हो रहा है तो देयर इज द पॉसिबिलिटी that there will be one child having Down syndrome. The next reason can be of the translocation. Of course हमने translocation के बारे में भी already discuss किया हुआ है, like what is translocation. So इस केस में क्या होता है, जो आपकी extra long arm होती है of chromosome 21, it get translocated to the another chromosome, but it is having a very rare chances of occurrence, like 5% chances होते हैं, and here in this case you can see like approximately 95% cases आपको non disjunction के ही देखने को मिलेंगे. So a small number of individual have Down syndrome because of the part of chromosome 21 becomes attached or translocated to the another chromosome before or at the time of conception, and these individuals have two copies of the chromosome 21 and additional material from chromosome 21 that is attached to another chromosome, and the chromosome of the parent of a child with Down syndrome caused by a translocation are studied to see whether the translocation was inherited or not. So I'll show you an picture. With that you will be better able to understand. हमने ये trisomy non-disjunction तो देख लिया है. Here you can see the translocation. यहाँ पे आप देख सकते हैं in case of this chromosome, like 21 chromosome है आपका, और एक translocation हुआ है कहाँ पे, on the chromosome 14. So some part of the chromosome 21 got translocated to the chromosome 21, and that is what can cause what trisomy, or you can say Down syndrome, right? And जो आपका next होता है that is mosaic Down syndrome. Again this is also very rare, मतलब आप देख सकते हैं 5% तो इनके chances होते हैं, and then 95% इनके, तो like it almost comes to 100%, right? Almost क्या 100% हो गया. सो मोजैक के भी चांसेस बहुत कम होते हैं. इसके केस में वही होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, they are not showing the presence in all the chromosomes of the person's body. There might be some chromosomes who's having this extra number of 21 chromosomes, लेकिन हो सकता है जो कुछ chromosomes हो, कुछ cells में जो chromosomes आपको देखने को मिले, they are kind of a normal one that you call as the mosaic Down syndrome. और आपको ये mosaic syndromes हर किसी में देखने को मिलेगा. mosaic आपको एडवर्ड सिंड्रोम में भी देखने को मिलेगा, mosaic Bataille syndrome भी देखने को मिलेगा. The concept remains same, ठीक है. And here you can see कि mosaic के केस में क्या होता है, like some cells are, some chromosomes, some set of chromosomes you will find having the extra 21 chromosomes, while the some is having the normal pair, right? So this is what about the different types of Down syndromes. So in case अगर आपको types के बारे में भी पूछ लिया जाता है, then you can write here. You can see यहाँ पे ये 4% translocation को दिया है and 1% इसको, तो that you can change. इसको आप 4% कर सकते हैं, and then like this is like 1%. Again anyway it remains very low. Then डिस्कवरी किसने की थी? सो अगर आपने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा, उसमें आई टोल्ड यू कि अगर डिस्कवरी आपको याद रखनी है नेम, तो इट्स वेरी वेरी इजी. द नेम ऑफ द सिंड्रोम इटसेल्फ सिग्निफाइज द नेम ऑफ द डिस्कवरर. सो डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर करा था डॉक्टर लैंगडॉन डॉन ने, राइट? सो बेस्ड अपॉन हिज नेम you can say this syndrome has been named after. और इन्होंने ये डिस्कवरी कब की थी? ड्यूरिंग mid 1860s in England, when he noticed that there are a number of individuals who had some of the same sort of facial feature and are also tended to have been impaired intellectual abilities. Because I told you कि इनकी IQ level you will find somewhere around like 50 only, so that is why they might show some kind of a learning or intellectual disabilities. And back in 19th century there was no good idea about what causes Down syndrome.
And actually, it almost took 100 years after Dr. Dawn first noticed this condition for us to figure out that it is caused by having an extra copy of the chromosome 21. Because you can very well understood कि इस time तक तो almost मेंडल ने अपना experiment शुरू किया था, then people started knowing about the laws of inheritance and all those things. तो DNA क्रोमोसोम का कंसेप्ट तो इस समय तक आया भी नहीं था. इट वॉज ड्यूरिंग द 1900s जब आपके डिस्कवरी ऑफ बेटर माइक्रोस्कोप्स, यू कैन से, बिकॉज माइक्रोस्कोप्स तो पहले भी थे लेकिन बेटर माइक्रोस्कोप्स आए और अलग अलग टाइप की जो स्टडीज़ होती हैं उन पे थोड़ा फोकस किया गया. Then the scientists were being able to discover that what actually caused such a kind of a condition, right? और you can say 100 years के बाद ये सारी चीज़ें डिस्कवर की गई. And now, like today, we exist in a world where we are well versed with all these things, right? And we know that by having an extra chromosome, that it causes some of the problem with the brain development that can lead to the impaired intellectual development that common in the individual with Down syndrome, as well as some of the typical facial or other features that we have seen in the individual with the Down syndrome. जब आप देखेंगे इनके सिम्टम्स के बारे में, देन यू विल सी कि मोर और लेस आपको इनके फेशियल टिपिकल फेशियल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं. एंड ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल रिटार्डेशन ये तो होता ही है, बट देर आर लाइक वेरियस अदर सिंड्रोम्स ऑल्सो जिसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे. बट अगर आपको डाउन सिंड्रोम को कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करना है तो लाइक टिपिकल फेशियल फीचर इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंग दैट यू कैन डू सो. और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है दैट देयर एग्जिस्ट ग्रेट डाइवर्सिटी in terms of intellectual abilities and the great diversity in terms of the physical feature and the other sort of things as well. That means it doesn't imply कि किसी एक particular person is having the Down syndrome will show the same extent or the same degree of impairment related to learning disability or any other things or any other symptoms. आपको बहुत सारे वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगे दैट यू नीड टू रिमेंबर. लाइक यू कैन नॉट ट्रीट लाइक ईच वन ऑफ देम टू बी द सेम बिकॉज वी विल सी एट द एंड कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे where you can find that people having the Down syndrome are living a very good life. You can say like a kind of a normal life. ठीक है, and they are doing excellent work in their own domain as well. So that is one thing. Then symptoms हम से देख लेते हैं कि what are the symptoms of Down syndrome. सो सिम्टम्स में सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं कि दे हैव द लर्निंग डिफ़िकल्टी और मेंटल रिटार्डेशन, और आपके फेशियल अपीयरेंस भी जो है वो टिपिकल होता है. एंड इंडिविजुअल विद द डाउन सिंड्रोम्स ऑल्सो हैव एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिफेक्ट्स, digestive problems such as gastroesophageal reflux or the celiac disease, and hearing loss as well. And some people who have Down syndrome have low activity of the thyroid gland, an organ in the lower neck that produces hormones. ठीक है, तो ये कुछ symptoms है that you can see. I find this picture to be quite hazy, but yeah, आप ये सारी चीज़ें लिख के भी कर सकते हैं. इन एग्जामिनेशन if you wanted to draw, आप सिंपल सा, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं भी है तो then you can draw a simple baby and try and mark it. ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन एनी ऑफ द सिंड्रोम्स दैट यू शुड ड्रॉ द कैरियोटाइप एंड यू शुड ड्रॉ द सिम्टम्स if possible along with the diagram, right? ये वाला पिक्चर थोड़ा ज़्यादा बेटर क्लियरिटी में आपको देखने को मिल जाएगा. एंड हेयर यू कैन फाइंड लाइक एवरीथिंग एट वन प्लेस. जैसे कि आपको ये 1 in 700 लाइफ बर्थ्स देखने को मिलेंगे, तो कहीं कहीं पे आपको 1 in 700, 1 in 1000 इस तरीके से देखने को मिलेगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज दीज पिक्चर्स आर टेकन फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स. तो सबके अपने अपने रिसर्च, हाँ, बट आपको कुछ इस टाइप के फिगर्स देखने को मिल जाएंगे. एंड देन ये होता क्यों है वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मेंशन्ड है. देन कैरियोटाइपिंग क्या है वो भी हमने ऑलरेडी देख लिया है. कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो भी आप देख लेंगे. देन रिस्क किस चीज़ पे बढ़ जाता है, तो मैटरनल एज के बढ़ने से बढ़ जाता है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप देख सकते हैं 50 ईयर्स तक भी हो सकती है अप्रॉक्सीमेटली. अगर आपको इंडिया में पता हो लाइक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी समवेयर अराउंड लाइक 70 ईयर्स ऑफ एज, तो 50 ईयर्स ऑफ एज हैविंग सच सिंड्रोम like is you can say very good number, because आगे चल के आप अलग अलग syndromes में देखेंगे तो the baby is not being able to survive even the first year, right? तो ये उस केस में काफ़ी बेटर है. और आप डायग्राम ये वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. और इस डायग्राम में यू कैन शो एवरीथिंग लाइक हाइपोडर्मिज्म जो हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड एंड ऑल दोस थिंग्स, और आपके हार्ट इश्यूज भी रहते हैं वो भी आप शो कर सकते हैं. एंड अनदर थिंग इज दी शॉर्ट स्टैचर, जो आपकी हाइट होती है वो भी काफ़ी कम होती है, राइट. देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी तो होती है. तो ये सारी चीज़ें
like using this particular diagram, you can present everything at one place. Then how is Down syndrome diagnosed? So before I start tell you like what are the diagnosis for the Down syndrome, let me tell you one more thing कि आपके Down syndrome के अंदर I have explained things in details, ठीक है, कि आप क्या क्या diagnosis techniques अपना सकते हैं. आने वाले जो आपके पटायू या एडवर्ड या क्रीडू चैट्स हैं उनमें आप देखेंगे like more or less the similar things is being going on. So I suggest those who are making notes, आप इन्हीं चीज़ों को wherever like applicable आप वहाँ पे लिख सकते हैं. लाइक कार्योटाइपिंग आई एम टेलिंग यू हेयर, या फिजिकल एग्जामिनेशन, तो वो सारी चीज़ें आपको उधर भी मेंशन करनी है. ऑल्दो आई टेल यू देयर एज वेल, जब हम उसके बारे में बात करेंगे देन यू विल बी मोर क्लियर. अभी के लिए हम बात करते हैं कि डाउन सिंड्रोम को डायग्नोज कैसे किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल की फिजिकल एग्जामिनेशन लाइक इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन बी डन, बिकॉज एज यू नो कि बहुत सारे आपके एटिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिलेटेड टू द बॉडी, तो उनको डायग्नाइज कर पाना एक आप कह सकते हैं किसी भी टेस्ट के जाने के पहले इज़ लाइक मोर प्रेफरेबल, राइट. देन योर नेक्स्ट इज़ द प्री नैटल सेल फ्री डीएनए स्क्रीनिंग. सो ये एक टाइप की डीएनए स्क्रीनिंग ही होती है, वो की जाती है व्हेन द मदर कंसीव द चाइल्ड, ठीक है. ये एक पर्सन में नहीं की जा सकती है, बट दिस इज रिलेटेड टू द प्री नैटल एज इट्स ऑलरेडी रिटन, राइट. तो ये आपके जो डीएनए हैं, न्यू टेस्ट एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम द बोथ मदर एंड द fetus using a sample of the mother's blood and the screen for the chromosome problems such as the Down syndrome as well as trisomy 13 and trisomy 18. So अगर आप आगे चल के भी देखेंगे ट्राइसोमी 13 और ट्राइसोमी 18 क्या होती है, वो भी हमें पढ़ना है इसमें, तो उस केसेस में आप ये प्री नैटल वाला एग्जाम्पल सेम का सेम मेंशन कर सकते हैं. देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है. सो दैट इज़ वन थिंग. देन योर नेक्स्ट इज द कैरियोटाइपिंग. सो कैरियोटाइपिंग अभी तक एक लाइक ब्रॉडर आइडिया तो हम सभी को है दैट कैरियोटाइपिंग इज नथिंग बट एनालाइजिंग द क्रोमोसोम्स, राइट. सो इट्स ईजियर सेड देन डन कि आप क्रोमोसोम को एनालाइज तो कर लेंगे, लेकिन उसके लिए देयर मस्ट बी लाइक सर्टेन टेक्निक्स दैट यू नीड टू फॉलो. आपको ऐसा तो है नहीं कि माइक्रोस्कोप लगाया और क्रोमोसोम दिख गया. तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो होता है इन दी कैरियोटाइपिंग, और हमने कैरियोटाइपिंग के बारे में ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ इन द इनिशियल लेक्चर्स ऑफ द जेनेटिक्स. आपका सिलेबस का ही पार्ट है वो, ठीक है. तो हियर आई विल टेल यू विद सम मोर एग्जांपल्स सो दैट लाइक थिंग्स बिकम मोर क्लियर. बेसिकली दिस कैरियोटाइपिंग इज ऑल्सो नोन एज द क्रोमोसोमल एनालिसिस ऑल्सो. तो ये दो तरीके से किया जाता है, बिकॉज एनालिसिस करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू हैव दैट sample, right? So the first method is the aminosynthesis, and the second one is Kronig-Willi sampling. And using these techniques, the tissues are retrieved with either of these procedure, and that ultimately is karyotyped, right? यानी कि इन methods के or you can say like इन procedures के help से टिश्यूज़ रिट्राइव किए जाते हैं, एंड उन टिश्यूज़ के ऊपर कैरियोटाइपिंग की जाती है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बेसिकली टू सी लाइक वेदर देयर इज ट्राइसोमी और एनी such kind of an aberrations. And this karyotype analysis is an analysis of a baby's genetic makeup that look at the number of chromosome that he or she has under a microscope, that we already know very well like what are karyotyping. और हमें ये भी पता है like in normal circumstances आपके chromosomes के अंदर 23 pairs होते हैं, right? बट यहाँ के केस में क्या होता है लाइक आपके 23 पेयर्स तो होते हैं प्लस एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, राइट. सो डाउन सिंड्रोम के अंदर ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का स्पॉट होता है, और यू कैन से द 21st स्पॉट, मीनिंग देयर आर 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रोमोसोम, एंड दिस इज व्हाई द क्लिनिकल नेम the Down syndrome or the trisomy 21. And the karyotype can be used or done using almost any type of a cell. When a diagnosis is being confirmed after birth, for example, the cells usually are taken from the sample of the baby's blood. और अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या इस तरीके की टेस्टिंग की जाती है, तो देन कैरियोटाइपिंग कैन बी डन बाय परफॉर्मिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया, ये दोनों एमिनोसिंथेसिस या क्रोनिक-विली सैम्पलिंग. और अगर इन्फेंसी यानी कि बच्चे के आपको टेस्टिंग करनी है, तो दैट डेफिनेटली कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ब्लड सैम्पल्स एज वेल, राइट. सो अब एमिनोसिंथेसिस क्या होता है हम इसको देख लेते हैं. तो दिस टेस्ट इज बेसिकली डन बिटवीन 15 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, राइट. और इसके अंदर क्या किया जाता है, कैरियोटाइपिंग की जाती है और कैरियोटाइपिंग एनालिसिस की जाती है यूजिंग द सैंपल ऑफ द एमिनियोटिक फ्लूइड.
सी वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट दीज आर वेरी क्लिनिकल प्रोसीजर्स बेसिकली. सो वी नीड टू हैव अ लाइक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. लेकिन हाँ, अभी एम्यूनियोटिक फ्लूइड कैसे है और क्या है, ये कैसे निकाले जाते हैं, और बहुत सारा इसका एक अलग से बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. बट येस, यू डेफिनेटली नीड टू हैव अ ब्रॉडर ओवरव्यू. दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग आउट हियर. तो बेसिकली क्रायोटाइप क्रिएट किया जाता है एम्यूनियोटिक फ्लूइड को यूज़ करके. And a doctor uses an ultrasound to help guide a long, thin needle in the women's abdomen and through to the uterus in order to extract sample of fluid from the amniotic sac. So I'll show you that with the help of this picture. तो दैट यू कैन सी ये अल्ट्रासाउंड मशीन जो है, इसके हेल्प से और ये एम्यूनियोटिक फ्लूइड इस सिरिंज की मदद से द डॉक्टर इज बीइंग टेकिंग आउट for the further analysis, right? So this is like not a very easy or a simple process, and this fluid contains skin cells that have sludged off the fetus and which will then be tested. तो बेसिकली एज यू कैन सी, यहाँ से ये सैम्पल्स लिए जा रहे हैं, बेबी को कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सैम्पल्स आर बीइंग टेकन फ्रॉम दिस एरिया, राइट? And amniocentesis is relatively safe, and it carries like 1 in 400 risk of causing miscarriage. Of course, मतलब आप 100% तो नहीं बोल सकते, बैक्टीरियाज भी जाने में लाइक विद हैंड वॉश 99.9% ही आपको सुरक्षा देता है. सो सेम विथ अदर प्रोसीजर्स एज वेल, मतलब दे आर नॉट वेरी 100% सेफ वन, बट या आप कह सकते हैं दैट दे आर रिलेटिवली सेफ, क्योंकि मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ कल्चरिंग द सेल्स सो दैट दे कैन बी कैरियोटाइप कैन टेक अप टू 2 weeks, and it can distinguish between the complete trisomy 21, translocation Down syndrome, and mosaic Down syndrome. So basically after getting out the fluid, that is the amniotic fluid, इसको further karyotype किया जा सकता है, that takes certain times. और आप अलग अलग टाइप्स की जो ट्राइसोमीज है, जो हमने देखा है, ट्रांसलोकेशन, मोजैक, और जो आपकी कंप्लीट ट्राइसोमी होती है, 3 टाइप्स वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट? तो इन तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकती है व्हाट, एमिनोसिंथेसिस. अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है इज द क्रोनिक विली सैम्पलिंग. अब क्रोनिक विली सैम्पलिंग में क्या होता है, एज विथ अमीनोसिंथेसिस जो आपका है, क्रोनिक विली सैम्पलिंग जिसको CVSS2 भी कहते हैं, यूजेस कैरियोटाइपिंग टू डायग्नोस डाउन सिंड्रोम. लाइक दे ऑल्सो यूजेस द डाउन सिंड्रोम को क्लासीफाई करने के लिए कैरियोटाइपिंग ही करते हैं. हाउएवर द सेल्स एग्जामिन आर टेकन फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेसेंटा कॉल्ड क्रोनिक विली. अब यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन है दैट इज काइंड ऑफ एन डिफरेंट. हमने यहाँ पे क्या देखा था, ये एम्यूनियाटिक फ्लूइड को लिया जा रहा है, बट यहाँ के केस में यहाँ पे एम्यूनियाटिक फ्लूइड को नहीं लिया जा रहा है. दिस इज समथिंग एल्स, दैट यू कॉल क्रॉनिक विली ऑफ द प्लेसेंटा. ठीक है, देन अब ये क्रॉनिक विली ऑफ प्लेसेंटा क्या है, इतनी टेक्निकलिटी में हमें जाने की जरूरत नहीं है. यू शुड नो कि इट इज डिफरेंट इन दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम द एमिनोसिंथेसिस. और ये जो CVS है आपका इज परफॉर्म्ड एट 11 to 13 weeks ऑफ प्रेगनेंसी. हमने यहाँ के केस में क्या देखा था, 15 to 20 weeks ऑफ प्रेगनेंसी में ये परफॉर्म किया जाता है, बट यहाँ पे 11 to 13 week, एंड इज डन इन वन ऑफ द 2 way. पहला ये हो सकता है कि either a needle is inserted directly in the abdomen or is threaded through the cervix, and the insertion of the needle can be painful, but the procedure is very quick. और ये CVC है, they possess the same risk of miscarriage as amniocentesis, यानी कि 1 in 4,000 cases, and is nearly 100% accurate and is able to reveal which type of trisomy a baby has. And it usually takes a couple of weeks for the full results to get finalized. सेम टू सेम आपके एमिनोसिंथेसिस जैसे ही इसके फीचर्स है, बट हाँ प्रोसीजर्स अलग है, एंड ऑफकोर्स टाइम जो ड्यूरेशन में आपको परफॉर्म करना चाहिए वो डिफरेंट है, राइट? 11 to 13 week, एंड देयर इज डिफरेंट. देन यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ सच अ डायग्राम इन केस अगर आपको इन दोनों प्रोसेसेस के बारे में लिखना हो. देन अदर मेथड दैट कैन बी यूज्ड इज ऑफ द फिश टेस्टिंग. अगेन आप आगे भी देखेंगे कि एडवर्ड, पटायू, अलग अलग सिंड्रोम्स के अंदर हम यही डायग्नोसिस मेथड मोर और लेस यूज़ करेंगे, राइट? डायग्नोसिस मेथड यही होगा, आप जो एबिलिएशंस है वो अलग अलग देखेंगे. आई होप ये चीज़ें आपको एटलीस्ट समझ में कंफ्यूजन नहीं होगा इस चीज़ में, राइट? सो फिश टेस्टिंग क्या होता है? फिश टेस्टिंग मेथड, अगेन हमने फिश टेस्टिंग के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है. तो बेसिकली दिस इज नोन एज द फ्लोरेसेंट इन situ hybridization, or you can say fish testing or fish analysis, both are right, and is relatively a new technique that can determine how many copies of a particular chromosome a cell has. So again आप इसको भी एक type of advanced version of karyotyping ही बोल सकते हैं, because again इसमें भी आप
जो क्रोमोसोम्स है उन्हीं को एनालाइज करेंगे, उन्हीं को देखेंगे, बिकॉज जो सारा का सारा खेल है लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन लाइक how many chromosomes are there, and depending upon that you can categorize or particularly find out what kind of an aberration is there. And it usually done using the same tissue sample from the amniocentesis or the CVS test. That means again, see हमने karyotyping देखा, karyotyping आप दो तरीके से कर सकते हो, amniocentesis से या CVS के हेल्प से. Then again fish testing भी एक टाइप का मेथड है. फिश टेस्टिंग के लिए भी आपको कुछ सैम्पल्स चाहिए होंगे, और वो सैम्पल्स आप कैसे ले सकते हो, एमिनोसिंथेसिस एंड सीवीएस दोनों ही मेथड से लिया जा सकता है, राइट. एंड टू परफॉर्म फिश एनालिसिस कलर्ड डाई आर यूज्ड टू हाईलाइट सर्टेन क्रोमोसोम्स व्हिच मेक इट पॉसिबल टू काउंट देम. And one advantage of using the fish analysis rather than karyotyping is that it isn't necessary to culture cell before analyzing them. Because हमने karyotyping में क्या देखा था, सेल को कल्चर किया जाता है, राइट. यहाँ पे सेल की कल्चरिंग होती है जो कि थोड़ा सा टाइम लगाती है, बट आपके फिश वाले मेथड में यू नीड नॉट टू कल्चर दी basically the cells, and this means the result can be available in a few days rather than few weeks. So basically ये faster process है, ठीक है. लेकिन इसके कुछ disadvantages भी है. disadvantage क्या है, that unlike karyotyping it can only reveal if there is an extra chromosome 21. यानी कि आपके karyotyping के केस में हमने देखा कि वो आपके कौन सी टाइप की ट्राइसोमी है, लाइक कंप्लीट ट्राइसोमी है या ट्रांसलोकेशन हो रखा है या मोज़ैक डाउन सिंड्रोम है, ये बता देती है, लाइक द 3 टाइप्स दैट वी हैव सीन. बट फिश टेस्टिंग से अगर आप पता लगाएंगे तो यू कैन नो कि डाउन सिंड्रोम है, लाइक देयर इज एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम, या आप जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं, बट ये नहीं पता लग पाएगा कि कौन से टाइप का है. आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो कंप्लीट है, मोज़ैक है या ट्रांसलोकेशन है. एंड द डिफरेंस इन दीज टाइप अफेक्ट्स द सिवियरिटी ऑफ कंडीशन एंड द लाइकलीहुड ऑफ कंसीविंग अनदर चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम. बिकॉज एज वी सॉ कि मोज़ैक आपको बहुत कम केसेस में देखने को मिलेगा, कंप्लीट के क्या होते हैं एंड देन ट्रांसलोकेशन के क्या होते हैं. तो लाइक द पर्सन शुड नो और द डॉक्टर शुड नो द डिटेल्स टू बेटर एबल टू प्रोवाइड द ट्रीटमेंट्स, राइट. और फर्दर भी आपकी जेनेटिक काउंसलिंग और इन चीज़ों के लिए ज़रूरी होना है, ये सारी चीज़ों का पता होना. तो देन डेफिनेटली यू कैन से कैरियोटाइपिंग का एक अपना एडेड एडवांटेज है, इवन दो इट टेक्स टाइम, राइट. सो हियर यू कैन सी हाउ द फिश एनालिसिस और द फिश टेस्टिंग लुक्स लाइक. सो दिस इज़ हाउ द कैरियोटाइपिंग इज़. और इस कैरियोटाइपिंग में बेसिकली ये तो एक आपका सिंप्लीफाइड वर्जन है, लाइक हाउ वी सी द ह्यूमन कैरियोटाइप. बट अगर आप फिश टेक्निक के अंदर देखेंगे तो बेसिक्स डाई के अंदर आपको कुछ इस तरीके से नजर में आता है. लाइक द ग्रीन वन दैट यू कैन सी, दे आर दी नॉर्मल 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोजोम. तो ये क्रोमोजोम 18 है, ठीक है. एंड दीज oranges one are the chromosome 21, and that is how the person who's doing the testing, they are able to see okay, there are certain chromosomes that are 2 in number, but this chromosome which is marked 21 are 3 out here. That means there is some kind of an aberrations, right. So इस तरीके से आप चाहे तो fish analysis को भी present कर सकते हैं using a diagram. Then what are the treatments for the Down syndrome? सी ट्रीटमेंट्स को भी आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, राइट. एंड बेस्ड अपॉन दीज कैटेगरी यू कैन राइट इट डाउन. अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग कि जो भी ट्रीटमेंट्स आपको डाउन सिंड्रोम में, लाइक आई हैव इंक्लूडेड लाइक दिस, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर यू कैन ड्रॉ और यू कैन ड्रॉ द बॉक्सेस और टेबल, एनीथिंग दैट यू वांटेड टू डू. बट ये भी मोर और लेस आपके अलग अलग जो सिंड्रोम्स होंगे ना, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप के एबनॉर्मलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, किस टाइप के अलग अलग जो कंडीशन है वो देखने को मिलेंगे, यू हैव टू परफॉर्म दीज थिंग्स ओनली. तो आप ये एक दिमाग में रखिएगा कि आपको इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ों को भी लेके चलना है. लाइक यू नीड नॉट टू लाइक रिमेंबर न्यू थिंग्स एवरी टाइम. मोर और लेस आपको सेम चीज़ें ही देखने को मिलेंगी सामने, ठीक है. तो पहला तो है आपका डाउन सिंड्रोम के अंदर फिजिकल, स्पीच और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज दी जा सकती हैं. देन असिस्टिव डिवाइसेस भी होते हैं, लाइक टच स्क्रीन कंप्यूटर, कीबोर्ड एंड लार्ज लेटर, 3-sided pencils, ये सारी चीज़ें असिस्टिव डिवाइस के तौर पे दैट कैन हेल्प देम इन बेटर लर्निंग. देन प्रिस्क्रिप्शंस, थायराइड मेडिकेशन, क्योंकि आपने देखा हाइपोथायराइडिज्म होता है. देन किसी किसी केसेस में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज समवेयर यू विल सी कि हार्ट डिफेक्ट्स भी होता है और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इशूज़ भी हमने देखे वो भी होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन लाइक व्हाट काइंड ऑफ एन कंडीशंस आर देयर, आप इन कैटेगरीज के अंदर ट्रीटमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट द कैटेगरीज की थेरेपी, असिस्टिव डिवाइसेस, प्रिस्क्रिप्शन एंड सर्जरी. अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, दैट डिपेंड्स कि सिम्टम्स क्या है. जो भी सिम्टम्स होंगे आप उसके जस्ट अपोजिट सारे के सारे, मतलब उसको करेक्ट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे ट्रीटमेंट्स के, वो लिखेंगे. अब थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं.
कि डिपेंड करता है जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही है डाउन सिंड्रोम की, वो पर्सन की फिजिकल और इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस क्या क्या, बिकॉज आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, लाइक एवरी पर्सन डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ शोइंग symptoms and even the severities of symptoms, right? Or many babies who have Down syndrome do not have good muscle tone, which makes it harder for them to roll over or walk. And physical therapy can help in this problem. And about 40 to 60% of the babies born with Down syndrome have heart defect, right? ये हमने सिम्टम्स में भी देखा था, और हार्ट डिफेक्ट होता है तो दैट मीन्स दे नीड टू गेट चेक्ड, और वो कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इस टाइप की अलग अलग टेक्निक्स, ईसीजीज वगैरह करा के आप देख सकते हैं कि वेदर द हार्ट बीट्स आर लाइक नॉर्मल और नॉट, वेदर दे नीड एनी काइंड ऑफ सर्जरी और नॉट, देन ऑफ कोर्स द डॉक्टर विल टेल. और अगर किसी भी टाइप का हार्ट डिफेक्ट्स होता है प्रेजेंट इन द इन्फेंट विद डाउन सिंड्रोम, द इन्फेंट इज रेफर्ड टू द पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट फॉर द मेडिकल मैनेजमेंट, और सर्जरीज और ये सारी चीज़ें की जा सकती है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू यहाँ पे, ठीक है. देन कुछ इन्फेंट्स होते हैं डाउन सिंड्रोम, दे हैव डिफिकल्टी विद swallowing और दे मे हैव ब्लॉकेज इन देयर बॉवल, सो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इशूज़ दैट आई टोल्ड यू, तो इसके केस में भी कहीं ना कहीं सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है. और जो चिल्ड्रन होते हैं, दे हैव फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड साइनस एंड ईयर इन्फेक्शंस. दिस कैन बी अर्ली ट्रीटेड एंड प्रिवेंटेड एग्रेसिवली बाय फ्रॉम हियरिंग लॉस एंड क्रोनिक इन्फेक्शंस. ऑफ कोर्स अगर इस टाइप की आपको ट्रीटमेंट करानी, यू हैव टू लाइक कंसल्ट द ENT स्पेशलिस्ट, राइट? और लो थायराइड लेवल्स भी होते हैं, तो इसके लिए भी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, एंड उसके लिए भी जो भी रिक्वायर्ड मेडिकेशन है वो देने पड़ेंगे. एंड सम इन्फेंट्स विद द डाउन सिंड्रोम हैव आई प्रॉब्लम्स सच एज कैटरैक्ट ऑल्सो, और क्रॉस्ड आइज. क्रॉस्ड आइज आपको मोस्टली ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे, एंड सर्जरी कैन अगेन हेल्प इन दीज प्रॉब्लम्स. और इंटेलिजेंस लेवल जो है, सो इंटेलिजेंस लेवल्स के लिए भी बहुत अलग अलग थेरेपीज आती है. देयर आर लाइक वेरियस इंटरवेंशंस दैट कैन बी डन यूजिंग लाइक वेरियस टेक्निक्स. I'll also show you case studies like how it is being done at certain places. So ये सारी चीज़ें हैं that you can mention. और आपको लगता है कि एक दो और आपको कुछ इनोवेटिव तरीके कहीं मिले हो, like if you are reading about the Down syndrome and other syndromes, then you can definitely include all those as well. अब बात कर लेते हैं कि क्या डाउन सिंड्रोम इनहेरिटेड है. सो लाइक एज वी विल सी मेनी ऑफ दीज सिंड्रोम्स, तो यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ द केसेस में दे आर नॉट इनहेरिटेड but occur as a random event during the formation of the reproductive cell. And what is that random event? That is the non-disjunction. Non-disjunction होने की वजह से ज़्यादातर आपको ये केसेस देखने को मिलेंगे, राइट? तो ये तो हमें पता चल गया कि ये नॉन इनहेरिटेड है, जो आपके कंप्लीट डाउन सिंड्रोम की हम बात करें. देन मोज़ैक डाउन सिंड्रोम की बात करें, ये भी नॉन इनहेरिटेड है. मोज़ैक डाउन सिंड्रोम, आई नीड नॉट टू रिपीट ये क्या होता है, तो ये भी आपके नॉन इनहेरिटेड ही होते हैं, ठीक है. देन जो आपके ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम है, दे कैन बी इनहेरिटेड. So you need to be careful while answering a question related to inheritability of the Down syndrome. आप इन तीनों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करें एंड देन आंसर ईच ऑफ देम सेपरेटली, बिकॉज ट्रांसलोकेशन आपका इनहेरिटेड हो रहा है, और आपके कंप्लीट डाउन सिंड्रोम और कंप्लीट ट्राइसोमी जिसको आप बोल सकते हैं, और मोज़ैक, वो दोनों इनहेरिट नहीं किए जा रहे हैं. तो ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम इनहेरिट क्यों किया जा रहा है, तो इसके केस में क्या होता है, एन अनअफेक्टेड पर्सन कैन कैरी a rearrangement of genetic material between the chromosome 21 and another chromosome. तो as we know translocation के केस में क्या होता है, like the some part got attached to somewhere else, तो यहाँ पे आपका जो क्रोमोसोम 21 का कुछ पार्ट है, it got attached to suppose आपका क्रोमोसोम 14 में, ठीक है, ये क्रोमोसोम 14 में अटैच्ड हो गया, and this rearrangement is called the balanced translocation because there is no extra material from the chromosome 21. And although they do not have a signs of Down syndrome, people who carry this type of balanced translocation are at an increased risk of having children with this condition. This is a very common phenomena or a thing that we already studied, कि जब balanced translocation होता है, यानी कि certain part of one chromosome got attached to some another chromosome, right? और वो आप कह सकते हो replacements हो गया है और दोनों आपस में balanced हो गए, तो इस केस में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज द पर्सन हु इज हैविंग दिस इज अ कैरियर, नॉट अ पर्सन हैविंग दैट पर्टिकुलर सिंड्रोम, राइट? लेकिन अगर वो कैरियर है तो वो इसी टाइप के जीन्स को आगे पास ऑन तो ज़रूर कर सकता है, एंड इफ दैट हैपन्स देन ही और शी कैन पास ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेट
टू देयर ऑफस्प्रिंग, और उस केस में आपको इनहेरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, राइट. सो दिस इज अबाउट द इनहेरिटेबिलिटी एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू डाउन सिंड्रोम. Then as I told you about like one of the initiative. So see, like while we are studying any of the subjects while preparing for the UPSC, I like personally feel, you might differ into that, that whatever we are studying or whatever you are studying, that should be with a mind frame that how you are gonna better utilize that particular thing once you get into the service. Because एक बार आप एग्जाम तो क्लियर कर लोगे, like whatever you are studying, but to make yourself a good person, to basically be into that level or have that empathic attitude when you can definitely serve the society. Because as we say कि सिविल सर्वेंट आप क्यों बनना चाहते हैं, बिकॉज यू वांटेड टू सर्व द सोसाइटी. लेकिन जब तक आपको सोसाइटी को सर्व करने के लिए एम्पैथी नहीं होगी, एटीट्यूड नहीं होगा, you cannot do that, right? You might clear the exam, but you cannot be a good civil servant until unless you don't have certain qualities, जो कि आप ethics में भी पढ़ते हैं. So suppose जो भी हम अभी चीज़ें पढ़ रहे हैं, like Down syndrome या आगे भी आप जितने भी syndromes, diseases और any of the things for that matter, आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, जब तक आप इसको रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं करने के लिए केपेबल हो, देन दीज आर ऑफ नो यूज़ कम्प्लीटली. भले आप उससे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, बट रियल लाइफ सिनारियो में उसका कोई यूज़ नहीं है, राइट. सो देयर वाज अ वेरी गुड एग्जांपल इन हरियाणा डिस्ट्रिक्ट. हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट में देयर वाज अ पायलट प्रोजेक्ट दैट वाज डन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन with the special initiative taken by the district commissioner basically. तो वहाँ के डीसी ने जो बच्चे थे, लाइक दीज चिल्ड्रन, दे आर ऑल हैविंग डाउन सिंड्रोम, ठीक है. सो देयर इज अ स्पेशल स्कूल where the deputy commissioner installed a tab lab, and that tab lab basically what it does, it basically act as an assistive device जो कि इन बच्चों की learning capabilities को बढ़ाने में help कर सकता है. because we already understood कि इनका IQ level काफ़ी बच्चों जैसा होता है, देन इनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज भी होती है. सो दैट मीन्स जो आपकी जनरल डे टू डे लाइफ है और डे टू डे पढ़ाई है, उसको दे वोंट बी एबल टू कोप अप, राइट. सो दैट इज़ वाई दे आर बीइंग टॉट इन अ वे दैट दे आर एबल टू ग्रास्प बेटर. So these are like one of the you can say experimental thing that can be done. So until unless the person is not having an empathetic attitude, वो तो इन बच्चों के बारे में सोचेंगे ही नहीं, right? Because they are very less in number. हमने अभी देखा नॉर्मली आपको 1 in 1000 केसेस देखने को मिल जाएंगे, तो एक डिस्ट्रिक्ट में आपको कितने देखने को मिलेंगे? हार्डली लाइक 20-25,000, सॉरी 20-2500, उससे ज़्यादा तो आप नहीं देख सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अप्लाई बेसिकली. और आप चाहो तो ऐसे और भी बहुत सारे आपको केस स्टडीज़ देखने को मिल जाएंगे. अनदर केस स्टडी और यू कैन से द सक्सेस स्टोरी इज ऑफ दिस पर्सन. ही बेसिकली won the you can say award फॉर दी ट्रैवल फोटोग्राफर, ठीक है. आप इनकी स्टोरी पढ़ सकते हैं जाके, लॉजिकल इंडियन में आपको मिल जाएगा. तो यू कैन स्टडी दैट एज वेल. दिस पर्सन इज हैविंग डाउन सिंड्रोम एंड even though he is conquering all the odds to become a travel photographer, that you can imagine like how difficult it could be, right? So these are the things that you can definitely mention. Then the next syndrome is Patayu syndrome. So if you have well understood कि Down syndrome क्या होता है, Patayu syndrome भी like will follow the same pattern, but आपको symptoms of course different देखने को मिलेंगे, and the chromosome that causes this will be different, that you need to remember. Remember हमने Down syndrome को trisomy 21 कहा था, and here this Patayu syndrome is trisomy 13. That means कि आपकी जो 13th chromosome है, there you can see the 3 chromosome instead of the normal pair, right? And is a chromosomal condition associated with severe intellectual disability and physical abnormalities in many parts of the body. So as I told you पहले भी कि जब हम other type of abnormalities और syndromes की बात कर रहे थे, that you need to kind of correlate with what you have already read, ताकि अगर आपको उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन भी पूछा जाता है, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आपको अलग से कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. सो हियर इन दिस केस यू कैन सी आपको फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ वेरियस बॉडी पार्ट्स में देखने को मिलेगी, बट इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम हमने देखा था एज सच आपको बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को नहीं मिलेगी. फेशियल स्ट्रक्चर आपके अलग हो सकते हैं, देयर कैन बी लाइक शॉर्ट स्टैचर एज वेल, बट फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ आपको नहीं देखने को
मिलेंगी उतनी ज़्यादा उनके अंदर, राइट. एंड इंडिविजुअल विद द ट्राइसोमी 13 ऑफन हैव हार्ट डिफेक्ट्स, जो कि आपके डाउन सिंड्रोम के लिए भी एप्लीकेबल है. देन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड abnormalities, very small or the poorly developed eyes, an extra finger or toes, an opening in the lips that is always called cleft lip. आप जब पिक्चर में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा what cleft lip I am talking about. With or without an opening in the roof of the mouth, and a weak muscle tone. वीक मसल टोन आपको डाउन सिंड्रोम में भी देखने को मिलेगा. एंड दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेवरल लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल प्रॉब्लम. मेनी इन्फेंट विद द ट्राइसोमी डाई विद इन देयर फर्स्ट डे और वीक्स ऑफ लाइफ. बट इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम हमने क्या देखा था, ज़्यादातर तो नहीं, like most of the cases they are able to survive up to 50 years of age as well. And only 5 to 10% of the children with this condition live past their first year. And trisomy 13 is about 1 in 16,000 newborn. Jabki Down syndrome is quite common if you compare it with the trisomy or the Patayu syndrome. And although women of any age can have a child with trisomy, the chances of having a child with the condition increases as the women get older. ये सभी जितने भी आपको न्यूमेरिकल एबरेशंस है, they will be applicable in all of those, right? Causes क्या है? Causes तो like we know this very well now, that it is due to the extra copy of the 13th chromosome that you can see. And as I told you, you have to draw the karyotype anywhere you are talking about the causes. Then again, इनके भी जो अलग अलग causes होते हैं, like they are caused due to this extra 13th copy of the chromosome. But what could be the basic reason behind it? So we know this very well. This is due to the non-disjunction. ये नॉन डिसजंक्शन ही होता है जिसके वजह से आपको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं. So this condition result in the serious health or the development issue, and with a total of 47 chromosomes present in a cell, in which 3 different chromosome 13 are present there. Patayu syndrome is a congenital condition, and the fetal genetic makeup is made up of the haploid sets inherited from each parent, meaning one from the father and one from the mother. And an egg or a sperm cell, germ cell are fused into make a fetus. So 23 chromosomes from the egg and 23 from the sperm make it a diploid, that is the 46 chromosome. This is nothing new, but what we already know, right? But I have included everything like the way it should be in your notes, so that you are better able to understand और आपको बार बार पीछे ना जाना पड़े, ठीक है? और मियोसिस के दौरान ही जो चेंजेस होते हैं दैट रिमेन्स द सेम, कि ये चेंजेस कैसे होते हैं और आपको उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है. सो इन एनी केस एनी ऑफ दीज ट्राइसोमीज यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द नॉन डिसजंक्शन, ठीक है? तो आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज द सेम थिंग, बस आपका क्या चेंज होगा, जो आपका क्रोमोसोम का नंबर है, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट विल चेंज. एंड दिस इज ट्राइसोमी ओनली, और आपका डाउन सिंड्रोम भी ट्राइसोमी था, तो देयर इज नथिंग लाइक डिफरेंट दैट यू नीड टू प्रेजेंट, राइट? आप यही वाला डायग्राम अगर आप चाहें तो ये आप उधर भी यूज़ कर सकते हैं, इधर भी यूज़ कर सकते हैं. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट. देन टाइप्स ऑफ ट्राइसोमी, बिकॉज वी ऑलरेडी सॉ डाउन सिंड्रोम के भी 3 टाइप्स हमने देखे थे. ट्राइसोमी में आपको 4 देखने को मिल जाएंगे. तो वो कौन कौन से हैं? सो आपका पहला तो है कंप्लीट ट्राइसोमी. कंप्लीट ट्राइसोमी दैट मीन्स कि आपको सारे के सारे जितने भी chromosomes होंगे, all the chromosomes you will see having the extra 13th chromosome copy, right? And there will be partial trisomy, there will be mosaic trisomy, and there will be translocation trisomy. Mosaic और translocation का like literal meaning we definitely know. अब ये partial trisomy क्या है वो हम देख लेंगे. So बात कर लेते हैं translocation trisomy, this one. ये पहला हम देख लेते हैं. ट्रांसलोकेशन ट्राइसोमी क्या होती है? तो ट्रांसलोकेशन एज द नेम सजेस्ट कि एक जगह से वो दूसरे क्रोमोसोम पे ट्रांसलोकेट हो गया था, राइट? और ये आपको 20% ऑफ द ट्राइसोमी केसेस में देखने को मिलेगा. तो सर्टन परसेंटेज इफ यू कैन रिमेंबर दैट इज वेल एंड गुड, इफ नॉट नीड नॉट टू वरी, बिकॉज हमने डाउन सिंड्रोम में देखा था कि आपके 4% ट्रांसलोकेशन के होते हैं, मोज़ैक का 1% होता है, एंड अप्रॉक्सीमेटली लाइक 95% गोज टू द कंप्लीट ट्राइसोमी 21, राइट? यहाँ के केस में आपकी ट्रांसलोकेशन में 20% आपको केसेस देखने को मिल जाएंगे. अगेन इसमें भी वही चीज़ होती है, आपके जो मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम 13 है, दे गेट डिटैच्ड एंड ट्रांसलोकेटेड टू सम अदर क्रोमोसोम रैंडमली. यू कैन नॉट से लाइक 13th विल बी लाइक, उसके एग्जाम्पल में हमने शो किया था दैट 21st क्रोमोसोम गोज ऑन टू द 13th वन, राइट? हियर द 13th वन, सॉरी 14th वन का जो हमने एग्जाम्पल लिया था, हियर द क्रोमोसोम 13 में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. इट नीड नॉट बी नेसेसरी कि 11th 12th किस में जाके लग जाए. इट कैन हैपन
very randomly. ठीक है, you need to remember these things. And hence the fetus along with the pair of chromosome 13, a portion of the chromosome 13 are also inherited in the fetus through the translocation. And this translocation occurring between the chromosome 13 and another acrocentric chromosome, and with having short and small arms including 14, 15, 21 and 22. सो इट हैपन्स रैंडमली, आप कह नहीं सकते किसमें होगा, बट ज़्यादा चांसेस आपके एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में ही होते हैं. और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. आई शोड यू लाइक द इंटायर पिक्चर एज वेल, like how the chromosome 13, 14, 15 and 21, 22 are kind of vulnerable to various kinds of syndrome because of their acrocentric nature, right? कि कुछ आपके मीडियम एक्रोसेंट्रिक होते हैं और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एक्रोसेंट्रिक्स होते हैं, तो इसके वजह से ये कहीं भी ट्रांसलोकेशन हो सकता है. So that is one thing. And the signs and the symptoms of the disease with the translocation trisomy 13 differ based upon the amount of portion of the chromosome 13 translocated, but it is less severe than the complete trisomy. So ये वाला भी पॉइंट आप याद रखिएगा that it is less severe than the complete trisomy. और ट्रांसलोकेशन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, राइट? जो रॉबर्ट्सनियन ट्रांसलोकेशन हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो आप उसको इस पिक्चर के हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. That is one thing. Then mosaic trisomy क्या होता है? Again mosaic trisomy similar to आपका जो concept है, concept will remain similar. यहाँ के केस में of course आपकी mosaicness कहाँ हो रही है? chromosome 13 के अंदर हो रही है. और mosaic, what I told you, it means that not all the chromosomes in the body are having the trisomy 13, but some of these chromosomes will have this kind of a feature, right? So that is again called the mosaic trisomy. और ये भी आपके काफ़ी few cases आपको देखने को मिलेंगे. I could not find the exact percentage, but yeah, of course, it's very few. Then partial trisomy क्या होता है? So it is the rarest form of the Patayu syndrome, which is called the partial trisomy. Here, only some portion of the chromosome 13 inherited with the pair, not the entire chromosome. And very few cases of partial trisomy are reported. Again, इसमें एक certain part ही inherit होता है और किया जाता है, not the entire part of the chromosome. So this is the partial trisomy. But even in that matter, अगर आपको partial trisomy आप भूल भी जाए तो ये तीन तो आपको mention करने ही है, like complete, mosaic and translocation. ठीक है? So complete trisomy क्या होता है? Complete trisomy, like it covers more than 80% of the cases, and in this you know कि आपके जो chromosome 13 है उसमें you will find the extra chromosome, right? And much like the mosaic condition, though complete trisomy is not inherited, it occurs due to an imbalance in the chromosome distribution, and thus the probability of reoccurrence of trisomy 13 is very less or negligible unless one of the parent has translocation trisomy. Because हमने जो ट्रांसलोकेशन का, आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि ये जितने भी हम कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं ना, दे वोंट चेंज वेरी ड्रामेटिकली. यहाँ पे आपके मोज़ैक या कंप्लीट ट्राइसोमी दोनों ही इनहेरिटेबल नहीं होंगे, हम एंड में देख लेंगे पटायु सिंड्रोम के भी. और ट्रांसलोकेशन जो है वो इनहेरिटेबल होगा, ठीक है? इट वैलिड इन दिस केस एज वेल. देन इसके मेडिकल और साइंटिफिक नेम क्या क्या है? सो दीज आर द मेडिकल और द साइंटिफिक नेम, more or less the same, and this is the cliff lip I was talking about, as you may see, and this is the 3D version that you can definitely see कि ये किस टाइप से दिख सकता है, right? So this is one of the major symptoms that you can see in a person having Patayu syndrome. And this chromosome 13, like again आप अपने दोनों ही पेरेंट्स से लेते हैं, और जैसा कि हमने देखा था chromosome 21, it carries like around 225 genes responsible for various traits. उसी तरीके से आपके जो क्रोमोसोम 13 भी है, they are also carrying a good number of genes. 300 to 400 genes भी आपको इनमें देखने को मिलते हैं. And that is why like any kind of an aberration into this result in various kinds of an you can say symptoms, right? Because there will be changes in that genetic makeup. Then next is the discovery. So discovery जो trisomy 13 और Patayu syndrome है, was of course done by a person after whose name this particular syndrome is being named, that is Dr. Callas Patayu. ठीक है? So although this was first observed by the Thomas Betholin in 1657, but the chromosomal nature of the disease was ascertained by Dr. Callas Patayu and Dr. Eva Thurman in 1960s. So that you can imagine like 1860s के दौरान
Down syndrome was kind of observed, but it took like almost 100 years after that for the discovery of trisomy 13 or the Bataille syndrome. Although Down syndrome को भी पूरी तरह से establish करने के लिए it took like 100 years or so. But yeah, anything related to that, you need to know this much of information about this, because कई बार आपको पूछ लिया जाता है for a particular syndrome, तो it becomes kind of an not very much necessary, but yeah, of course it is good when you are writing about the name of the discoverer. It shows like you are kind of an taking into consideration their efforts. Then symptoms के केस में again you can divide it into various symptoms. आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे. तो सबसे पहला तो है that is the abnormally small head, जिसको microcephaly भी कहा जाता है. So that is one thing. Then birth defect with the intestinal organ outside the body and the failure to thrive or low birth weight. Then common जो है आपके cleft lip and palate and abnormally small eye, that is known as the microphthalmia. So I request कि जितने भी ये scientific names हैं, you try and mention that as well whenever writing about the symptoms, जिसके बारे में भी at least हमें पता है तो आप उसको लिखने की कोशिश करें, ठीक है. And absence of one or both eye, this is also a very severe condition जो आपको कहीं ना कहीं किसी किसी में देखने को मिल सकता है. And reduced distance between the eye, that is known as hypotelorism, and the problem with the development of the nasal passages, because of course there is a cleft lip, तो उसके वजह से भी काफ़ी सारे conditions eventually develop हो जाते हैं. Then कुछ extra fingers भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, like in certain cases that you call as the clenched hand and the polydactyl or extra finger, ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं. Then undescended or the abnormal testes, this is again one of the symptoms that you can write, ठीक है. तो these are the conditions or the symptoms that you can mention. Then अगर हम diagnosis की बात करें, तो as I already told you कि diagnosis won't be like drastically very different than the other diseases, right? It will remain the same कि आपको prenatal testing भी करानी पड़ सकती है, that is one of the way to know it. Then there will be of course the physical examination, then the karyotyping भी की जा सकती है. तो इसके केस में भी karyotyping भी की जा सकती है, और भी बहुत सारे methods हैं that you can mention. जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ था more or less आपकी उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी, that you can see कि routine या optional prenatal checking including maternal blood screening, fetal ultrasound, Chronach-Willi sampling और amniocentesis, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है. And if not detected during pregnancy and the baby is born, the symptoms of Bataille syndromes are evident at birth, because as you may see ये जो cleft आपका lip या palate है, या बहुत ही ज़्यादा low weight होना along with the other birth defect, that will eventually give the doctor the idea about what is going to happen next, right? And this Bataille syndrome may be mistaken for the Edwards syndrome, so the genetic testing must be done to confirm the diagnosis. हम Edwards syndrome next पढ़ने वाले हैं, so genetic testing करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है because once you can ascertain कि okay there is some kind of like deformity related to the child, but how do you ascertain like ये कौन सी type की deformity है? For in that case you have to do the genetic testing, ठीक है. और genetic testing के types तो हमें पता ही अलग अलग type के होते हैं, like karyotyping is one such thing, fish testing और analysis जो भी आप बोलते हैं, that is also one other another kind of a thing. और CT scanning भी कई बार यूज़ की जाती है, या MRI scanning भी की जा सकती है while the child is inside the mother's womb. उस टाइम पे ये सारे कंडीशंस और यू कैन से डायग्नोसिस किए जा सकते हैं. देन हार्ट का अल्ट्रासाउंड या इकोकार्डियोग्राम भी करके देखा जा सकता है दैट वेदर देयर एग्जिस्ट सम काइंड ऑफ ए हार्ट डिफेक्ट और नॉट. एंड पीपल विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्राइसोमी 13 who are interested in learning about the genetic screening or testing for themselves or a family member are encouraged to speak to with a genetic counselor or other genetic professional, because that is how they can basically guide the person whether they should go for a certain checkup or not. Because you must be knowing like various countries have their own laws related to the abortion and all those things as well. So ये सारी चीज़ें it becomes very necessary for the person to have a better understanding or a clarity to take better decisions, right? ट्रीटमेंट क्या की जा सकती है? सो अगेन ट्रीटमेंट के लिए भी ऑल्दो लाइक हियर आई एम मेंशनिंग इन अ कंसोलिडेटेड वे, राइट? जैसा कि आपको डाउन सिंड्रोम में मैंने सारे अलग अलग करके दिखाए, हियर आई एम मेंशनिंग इन अ कंसोलिडेटेड वे. आप चाहे तो उसको अलग अलग करके लाइक यू कैन राइट डाउन, बिकॉज आपको जो भी सिम्टम्स दिखेंगे उन्हीं के ट्रीटमेंट के लिए आपको लाइक ट्रीटमेंट सजेस्ट करना है, ठीक है.
and they will more or less remain the same. अगर heart defect है तो of course the pediatric cardiologist will do the surgery and other things, right? तो उसी तरीके से आप चीज़ें लिख सकते हैं. So surgeries are generally withheld for the next for first few months of the life because of the high mortality rate associated with the trisomy 13. So वो सारी जो कंडीशंस है या आप जितने भी थेरेपीज़ और ये सारी चीज़ें वो तो मेंशन कर ही सकते हैं, लेकिन जो सर्जरीज है मोस्टली इनके केस में बहुत जल्दी नहीं की जा सकती है बिकॉज वी ऑलरेडी स्टडीड दैट नॉट मैनी ऑफ देम आर एबल टू सर्वाइव इवन 1 year ऑफ एज. सो इसके वजह से भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप सर्जरीज करें, लाइक द चाइल्ड आर वेरी स्मॉल and there are like various other complications associated with it. Lekin if things goes well, then there may be kind of an repairing of the heart defect और दी क्लेफ्ट लिप एंड दी क्लेफ्ट पैलेट वो किया जा सकता है. और अगेन आपकी फिजिकल, ऑक्यूपेशनल या स्पीच थेरेपीज विल हेल्प द इंडिविजुअल विद द पटायो सिंड्रोम रीच देयर फुल डेवलपमेंट पोटेंशियल्स, राइट? And the parent and the medical professional must carefully weigh decisions about the extraordinary life-prolonging measures against the severity of the neurological and the physical defects that are present and the likelihood of the post-surgical recovery or the prolonged survival. Because again, Patayu syndrome के केस में things becomes very dicey in most of the cases. That is why treatments भी आपको वैसे तो बोला जाए तो there exists like no treatment for like such a kind of syndromes, but even though there are like various things that can be done. ठीक है, तो based upon your understanding, I hope you understood what I'm trying to say, तो आप उसको include कर सकते हैं यहाँ पे. Alright, then inheritance की बात करें, inheritance के केस में भी the same pattern follows that I told you कि आपकी जो complete trisomy है वो नॉन इनहेरिटेड होती हैं, ठीक है, एंड जो आपकी ट्रांसलोकेशन वाली होती है दैट कैन बी इनहेरिटेड. और जो आपके मोज़ैक के केस में होते हैं वो सॉरी मोज़ैक वाला इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, बट जो मोज़ैक वाले ट्राइसोमी होते हैं दे आर ऑल्सो नॉट इनहेरिटेड. ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन इनहेरिटेड होती हैं एंड कंप्लीट वाले आपके इनहेरिटेड नहीं होती. आई वोंट रिपीट द सेम थिंग अगेन बिकॉज ये वही सारी चीज़ें रिपीट ही हो रही है. दर इज लाइक नथिंग न्यू टू ऐड ऑन टू इट. आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम वहाँ पे हम 21 की बात कर रहे थे, यहाँ 13 की बात करें. ठीक है, आई होप अभी तक क्लियर है चीज़ें. देन द नेक्स्ट इज योर एडवर्ड सिंड्रोम. अब एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? तो एडवर्ड सिंड्रोम में यू हैव टू रिमेंबर दी नंबर 18. तो एडवर्ड सिंड्रोम में ट्राइसोमी आपके क्रोमोसोम 18 में होती है. ठीक है, so it cause or associated with the abnormalities in many part of the body. An individual with the trisomy 18 often have a slow growth before birth and low birth weight, and the affected individual may have heart defects and abnormalities of the other organ that develop before birth. So you will observe one pattern like each of these syndromes, whether it is a Down syndrome, whether it is a Patayu syndrome, whether it is a Edwards syndrome, आपको इन तीनों में ही हार्ट डिफेक्ट्स कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे. That becomes very easy for you to write at least कि ट्रीटमेंट में आपको क्या लिखना है और डायग्नोसिस में आपको एक कौन सा पार्ट ऐड करना है, राइट? एंड अदर फीचर्स ऑफ द ट्राइसोमी 18 इंक्लूड स्मॉल abnormally shaped head, a small jaw and a mouth, and clenched fist with the overlapping fingers. And due to presence of several life-threatening medical problem, many individuals with trisomy 18 die before birth or within their first month. So again, like Patayu syndrome, this is also very dangerous or fatal in most of the cases. That is why Patayu और Edward को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने के लिए, बिकॉज इसमें भी आपको बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे. सो इट बिकम्स नेसेसरी इफ़ यू रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड. So doctors generally do the genetic testing to find out whether it is Edward or whether it is Patayu, to differentiate basically. Otherwise बहुत सारे symptoms आपको similar देखने को मिलेंगे. और जो 5 to 10% of the children with this condition live past their first year, and these children often have severe intellectual disabilities, and 1 in 7,000 newborns suffer from the trisomy 18 worldwide. That means आपकी जो Patayu syndrome है ये इस आपको काफ़ी लाइक 1 in 16,000 केसेस देखने को मिलेंगी. देन योर दिस एडवर्ड सिंड्रोम 1 in 7,000 केसेस देखने को मिलेंगे. देन योर डाउन सिंड्रोम यू विल फाइंड 1 in 1,000 केसेस, राइट? सो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वी आर टॉकिंग अबाउट. तो ये भी आप ऑर्डर याद रख सकते हैं, PED, एंड दैट अगेन शोज कि वो कितना रेयर है. And although women of all ages can have a child with trisomy 18, the chances of having a child with this condition increases as the women get older. Again, I told you numerical aberration और abnormalities के केस में आपको ये सारी चीज़ें कॉमन ही देखने को मिलेंगी.
कॉजेज़ तो अभी तक हमें पता चल ही गए हैं, तो बेसिकली आपको ये कैरियोटाइप ड्रॉ करके कॉजेज़ ज़रूर प्रेजेंट करना है, राइट. सो यू कैन शो दिस ट्राइसोमी एट क्रोमोसोम 18. देन इनके भी कॉजेज़ के अंदर, दिस इज़ लाइक आई एम टेलिंग यू लाइक इन सेपरेट वर्जन. अगर आप इंडिविजुअली इनके बारे में आप कहीं लिख रहे हैं, सो इन दैट केस अगेन आपके ये नॉन डिसजंक्शन वाला पार्ट आएगा, ठीक है. नॉन डिसजंक्शन आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल अगेन बिकॉज ये वही सेम चीज़ें हैं जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. वॉट यू नीड टू डू इज आउट हियर दैट यू नीड टू रिप्लेस द ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 13 विथ ट्राइसोमी 18, राइट. इसके केस में आपको ट्राइसोमी 18 देखने को मिलेगा. बाकी सारा मैकेनिज्म वुड बी सेम. और ये जो आपके ट्राइसोमी 18 है, इनके ये आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट भी कर सकते हैं दैट हाउ इट ऑकर्स, क्योंकि हम सारे के सारे ट्राइसोमीज की बात कर रहे हैं. दिस ट्राइसोमी कैन बी एनीथिंग, ठीक है. तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, सारी चीज़ें सिम रहेंगी, ठीक है. एटलीस्ट इतना हमारे लिए आसान है चीज़ें. देन ट्राइसोमी के अंदर भी आपको 3 टाइप्स देखने को मिलेंगे. एक तो आपकी फुल ट्राइसोमी जिसके अंदर लाइक ऑल द क्रोमोसोम्स हैविंग द एक्स्ट्रा 18th पेयर, sorry, extra chromosome in the 18th pair of chromosome, right. So यहाँ पे आप इस डायग्राम से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक हाउ दिस इज द 46 प्लस 1 set of chromosome that makes the full trisomy or the trisomy 18, right. So this is what you can explain. Again same चीज़ें ही repeat हो रही हैं. Let me reiterate it once again. Then partial trisomy, हमने वहाँ पे ट्रांसलोकेशन ट्राइसोमी देखी थी, सॉरी ट्रांसलोकेशन ट्राइसोमी 21 एंड 13 देखी थी, बट हियर इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट द पार्शियल ट्राइसोमी. ये आपको थोड़ी पॉइंट आउट करनी है. सो पार्शियल ट्राइसोमी इज अगेन नथिंग बट मोर लेस रिलेटेड टू द ट्रांसलोकेशन ओनली, राइट. और तीसरा जो आपका होगा दैट वुड बी मोज़ैक ट्राइसोमी. सो पार्शियल ट्राइसोमी अगर हम पहले देखें तो इसका ये मतलब होता है द चेंज इन द copy number depends upon which portion is presented, and increasingly the severity of the disease depend upon the amount of the portion copied and the gene present in it. Because अगर हम थोड़ा सा बैक जाके देखें तो जनरली जितने भी आपके पार्शियल या ट्रांसलोकेशन ट्राइसोमीज होते हैं दे आर इनहेरिटेबल, राइट. तो उसी तरह से आपका पार्शियल ट्राइसोमी भी हेरिटेबल ही होगा, इनहेरिटेबल ही होगा. और इसके केस में कितना पार्ट ऑफ दैट जीन इज कॉपीड to the offspring, it determines like what will be the severity of the syndrome. And the child has only part of an extra chromosome 18. That extra part may be attached to the another chromosome in the egg or the sperm called translocation, and this type of trisomy 18 is very rare. And scientists really don't understand like what kind of a mechanism that exists behind this partial trisomy. सो दैट इज़ वाई लाइक मुझे भी कहीं पे इसके बारे में बहुत अच्छी डिटेल में नहीं मिली. आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन यू इन मच डिटेल, बट या डेफिनेटली आप ये ट्रांसलोकेशन वाला कंसेप्ट यूज़ करके इसको समझा सकते हैं. यू कैन एटलीस्ट राइट लाइक फ्यू लाइन्स अबाउट इट दैट आई हैव ऑलरेडी मैंशन, ठीक है. देन नेक्स्ट इज योर मोज़ैक ट्राइसोमी. मोज़ैक ट्राइसोमी में भी वही आपका काम करता है जो कि हमने मोज़ैक डाउन सिंड्रोम या मोज़ैक पटायु के अंदर देखा है. इसके अंदर वही आपके बॉडी सेल्स में सारे के सारे बॉडी सेल्स में यू वोंट फाइंड दिस एक्स्ट्रा लाइक क्रोमोसोम 18, ठीक है. कुछ ही सेल्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. सो दैट इज अबाउट द मोज़ैक ट्राइसोमी. मेडिकल या साइंटिफिक नेम इनका एडवर्ड ट्राइसोमी, ट्राइसोमी ई सिंड्रोम, these are all one or the same. And this is one of the picture that I found on the internet. This girl is having Edwards syndrome, and she was not being able to see properly, and that is why first time when she visited the ophthalmologist, तो उनको ophthalmist sorry, तो उनको ये चश्मा लगाया गया, and she was like very happy after wearing the specs and like being able to see like their parents and everyone very clearly, right. आप चाहे तो कहीं आपको मिल भी जाएंगे इनके कुछ वीडियोस एंड ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी. देन क्रोमोसोम 18 के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत चीज़ें लिखने हो तो क्रोमोसोम 18 में भी आपको 12 to 300 जीन्स देखने को मिल जाएंगे. अगेन लाइक जितने ज़्यादा आपको जीन्स देखने को मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पे, आप उसकी सिवियरिटी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं बिकॉज इट हैज़ द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट एज मैनी एज लाइक ट्रेट्स एज इट कैन, राइट. एंड दिस क्रोमोसोम 18 अगेन इसका भी सेम मैकेनिज्म ही फॉलो होता है लाइक द वे यू इनहेरिट one from your parent, like one from your mother and one from your father, like both the chromosomes from your parents itself, and that is how like it got passed on to the generation and eventually the things follow, right.
देन डिस्कवरी किसने करी थी? सो डिस्कवरी वॉज डन बाय जॉन हिल्टन एडवर्ड, और ये डिस्कवरी की कब गई थी? ड्यूरिंग 1960s, मोस्टली अराउंड द पटायू सिंड्रोम ओनली, राइट? So this is like one of the bit of the information that you can write about the discovery. Then अगर हम symptoms की बात करें तो symptoms के केस में भी again आप इनको नर्वस सिस्टम और ब्रेन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, हेड एंड फेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं, हार्ट, बोन और मैल फॉर्मेशन. सो अगेन आई शोड यू लाइक 3 ways सिम्टम्स के लिखने के, like the one in the Down syndrome, another in the Patayu, and here in the Edwards syndrome. आप चाहे तो जो भी मेथड आपको पसंद हो सिम्टम्स को लेके, यू कैन राइट इट डाउन, राइट? जैसे हमने पटायू में सबको एक कॉगुलेटिव वे में लिख दिया. देन इन केस ऑफ यू कैन से डाउन सिंड्रोम, यू कैन इवन प्रेजेंट इट यूजिंग द डायग्राम, तो आपका समय थोड़ा सा बचेगा. और अगर आप इस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं विद द वेरियस हेडर्स, दैट यू कैन ऑल्सो डू. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम और ब्रेन के केस में अगर आप देखें तो फिजिकल मैल फंक्शनिंग तो होती ही है, आपके ब्रेन में आपको डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा, बिकॉज ग्रोथ डिलेड होती है, और आपके हाई मसल टोन, सीजर्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. देन माइक्रोसेफेलीज भी होती है, स्मॉल आई, वाइड सेट आई, स्मॉल लोअर एंड क्लिफ्ट पैलेट. देन हार्ट में भी आपको किसी प्रकार का डिफेक्ट्स देखने को मिल सकता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी और चांसेस. एंड बोन्स के केस में देयर विल बी सिवियर ग्रोथ रिटार्डेशन, क्लेंच्ड हैंड विद सेकंड एंड फिफ्थ फिंगर ऑन टॉप ऑफ वन अनदर. देन malformations of the digestive tract, the urinary tract and the genitals. देन ये वही वाला सिस्टम है, लाइक द वे वी सॉ द डाउन सिंड्रोम. आप इस तरीके से भी इस चीज़ों को पूरी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं. आई फाइंड दिस मेथड टू बी मोर यूजफुल एंड टाइम सेविंग, because in this way you are drawing the diagram, you are labeling everything, and then you are showing like few informations related to the syndromes as well. So I suggest आप चाहे तो वैसे like you are free to use whichever way you like, but like you can use this way, this will be much better way to do that. ठीक है. देन डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, सो अगेन आई जस्ट रिपीट वन मोर थिंग कि डायग्नोसिस भी आपकी पिछले ही जो सारे तरीके हैं उसी तरीके से की जा सकती है. इसमें भी आप देखेंगे एमिनोसिंथेसिस और क्रोनिक विली सैम्पलिंग की जाती है. देन प्रेगनेंसी के दौरान आपका अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है टू सी लाइक वेदर देयर इज एनी काइंड ऑफ एन एबनॉर्मलिटी और नॉट, जो कि आप प्री नेटल टेस्ट के अंदर लिख सकते हैं. ठीक है. आफ्टर बर्थ की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ काइंड ऑफ एन फिजिकल एग्जामिनेशन. देन आफ्टर दैट ब्लड सैंपल को यूज़ करके वो जेनेटिक टेस्टिंग तो की जा ही सकती है. दैट विल हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग वेदर इट इज़ पटायू सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, और लाइक देयर इज एनी अदर थिंग दैट एग्जिस्ट, राइट? और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट भी अगेन आप चाहे तो अलग अलग जितने भी सिम्टम्स हैं उनके बेसिस पे ट्रीटमेंट्स लिख सकते हैं. सो ओवरऑल तो अगर क्योर की अगर हम बात करें तो कोई भी क्योर आपके ट्राइसोमी या किसी भी सिंड्रोम के लिए आपको नहीं देखने को मिलेगा. आप मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन सी कंडीशंस है, राइट? और ये भी सिम्टम्स केसेस आपको पटायू सिंड्रोम के जैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा द चाइल्ड इज़ नॉट बीइंग एबल टू सर्वाइव और पास्ट 1 year, राइट? सो उस केस में सर्जरी और ये सारी चीज़ें बहुत लाइक इट like raises many difficult situations for the parent and for the medical community as well. So but it required like very skilled medical practitioners to handle a child with such a syndrome, right? क्योंकि बहुत सारे already birth defects होते हैं. then it's like a very tricky part, you can say. Overall again मतलब इसके कोई cure तो है नहीं, but you have to write few things depending upon the symptoms. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं. देन इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, सो इनहेरिटेंस में भी वही चीज़ें आपकी रिपीट ही होंगी. ठीक है, आपके जो ट्राइसोमी 18 जो कंप्लीट ट्राइसोमी होती है वो नॉट इनहेरिटेड होती है, और जो आपके मोज़ैक वाले होते हैं दे आर ऑल्सो नॉन इनहेरिटेड. लेकिन जो पार्शियल ट्राइसोमी या ट्रांसलोकेशन के केस में हम बात करते हैं दे आर इनहेरिटेड, राइट? तो अब पार्शियल ट्राइसोमी इनहेरिटेड क्यों होते हैं, जैसे हमने पहले ही बात कर ली थी. तो इस केस में जो अनअफेक्टेड पर्सन होता है दे कैन कैरी द रीअरेंजमेंट अगर वो एक बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन होता है, राइट? एंड इन दैट केस अगर देखिए यहाँ पे बैलेंस ट्रांसलोकेशन होता है, so the person is being the carrier and it can get passed on to the offspring, right? और उस केस में अगर offspring में वो pass on होता है तो it may show signs depending upon कि किस टाइप का ट्रांसलोकेशन हुआ है. so that is the thing that you need to mention सारे के सारे ही ट्रांसलोकेशंस के अंदर. ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी आसान है एटलीस्ट इन सिंड्रोम्स के केस में कि आपको अलग अलग के लिए अलग अलग चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी. ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ योर क्री-डू-चैट सिंड्रोम. This is different than what we studied in the last
three syndromes because all those syndromes were the trisomy ones. But यहाँ आपके Cre-Du-Chat syndrome के केस में there is a deletion of certain part of the chromosome. और ये कौन सा पार्ट है? It is 5p minus. इसका क्या मतलब होता है? There is some part of the chromosome is missing फ्रॉम दी क्रोमोजोम 5, यानी कि ये क्रोमोजोम 5 है सपोज, और इनमें जो 5p माइनस का मतलब है दिस इज द p आर्म, दिस इज द q आर्म, सो p आर्म का कुछ पोर्शन मिसिंग है एंड दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ एन सिंड्रोम अकर एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज कैट्स क्राई बिकॉज इनमें जो इन्फेंट्स होते हैं विद दिस कंडीशन दे ऑफन हैव एन हाई पिच्ड क्राई दैट साउंड्स लाइक दैट ऑफ अ कैट and the disorder is characterized by the intellectual disability and the delayed development. माइक्रोसेफेली ऑल्दो आपको इनके केस में भी देखने को मिलेंगी, अर्लियर भी हमने देखा है कि आपको माइक्रोसेफेली एडवर्ड सिंड्रोम में भी देखने को मिलेगा, देन आपके पटायू सिंड्रोम में भी देखने को मिलेगा. लो बर्थ वेट भी होता है एंड वीक मसल टोन or also known as hypotonia in infancy, and the affected individual also have an distinctive facial feature including widely set eyes, low set ears, a small jaw and a rounded face. And some children with this syndrome are born with a heart defect. Heart defect उन तीनों में भी था, इसमें भी है, although the mechanism of the syndrome is different. And this occur in an estimated 1 in 20 to 50,000 newborns. That means it's like kind of very rare, right? हमने 16,000 तक देखा है, 1600 तक देखा, 16,000 तक देखा है, सॉरी, इन केस ऑफ एन एडवर्ड सिंड्रोम. बट यहाँ पे आपको उनसे भी कई ज़्यादा rarity देखने को मिलेगी because it is in 1 to 20,000 or sometimes even 50,000 newborns also. And this condition is found in people of all ethnic background. And why I mention all these things because कई बार सवाल थोड़ा सा घुमा के भी पूछ लिया जाता है, that we'll see at the end of this lecture कि how like ethnicity and genetic diseases do they have any kind of a correlation or not. ठीक है. Then causes की तो हमने बात कर ली है that you can represent using this particular diagrams. आप चाहे तो karyotype से उसको represent कर सकते हैं, और if you may want you can draw these two normal chromosomes, set of chromosomes, and then you can show how the deletion occurs at the p part, right? तो इस तरह से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं. causes like are kind of a fairly simple one. देन जैसे हमने पहले भी बात करी है लाइक वेरियस अदर सिंड्रोम्स में अलग अलग आपको जीन्स देखने को मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने सारे जीन्स वहाँ पे हैं, सिवियरिटी कहीं ना कहीं आपको सिम्टम्स जो होंगे, साइन सिम्टम्स जो होंगे वो उन पे ही डिपेंड कर जाते हैं. बिकॉज अगर उस पर्टिकुलर जीन पे आपको उस पर्टिकुलर टाइप के ट्रेट्स के जीन्स देखने को मिल रहे थे एंड इफ देयर इज सम काइंड ऑफ एन एवेरिएशन इट इज इवेंचुअली गोना हैम्पर, राइट? सो इसके केस में भी वही होता है. एंड इनके केस में बेसिकली आपके जो भी शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम 5 के ऊपर आपके जो जीन्स होते हैं उनमें जो भी चेंजेस आने होते हैं उन्हीं की वजह से आते हैं. लाइक whatever the signs and symptoms that you see are mostly because of that only. Although एक specific gene है that is known as CTNND2 is associated with a severe intellectual disability in some people with this condition. Although it need not to be necessary for you to mention about the CTNND2, but in case if you are like kind of very much interested and want to make your answer very exhaustive, then you can use this particular thing. ठीक है कि C2NND2 genes के वजह से in a person or having this syndrome can have severe intellectual disability, right? Although it's not very necessary because ये थोड़ा सा आपके scope से भी बाहर है, right? Then इसके medical या scientific name are these one that you can rightly mention, right? और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं this is the microcephaly. आपको ये image से पता नहीं चल रहा होगा, but if you look at the 3D version of the brain you will see कि इनका जो ये brain portion है that is like very small, and the eye portion also you can see there is a wide distance in between the eye. Then discovery or you can say the identification was done during 1963. आप देखेंगे 1960s के टाइम पे काफ़ी सारे सिंड्रोम्स का आइडेंटिफिकेशन किया गया एंड दिस वाज डन बाय डॉक्टर जेरोम लिज्यून. ठीक है, अगेन इसका नाम आपको इनसे मिलता जुलता हुआ नहीं दिखेगा, बट लाइक मोस्ट ऑफ द सिंड्रोम आर हैविंग अ सिमिलर नेम, बट Cre-Du-Chat के केस में ये
नहीं है, ठीक है, एंड इट वाज डन ड्यूरिंग 1963. देन अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो कुछ तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. तो फर्स्ट यू नीड टू राइट दैट द इन्फेंट हैव एन हाई पिच्ड कैट लाइक क्राई, एंड मेंटल रिटार्डेशन होता है, डिलेड डेवलपमेंट होता है, लो बर्थ वेट, पुअर फिजिकल ग्रोथ, lots of drawling, constipation, microcephaly, wide apart eye, then low muscle tone, small jaws, short finger lines that run across the palm, single palmar creases, ये सारी चीज़ें. और इसको भी आप चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग अ डायग्राम लाइक दिस, ठीक है. दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू डू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो आप इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं द वेरियस कंडीशंस दैट यू कैन सी, ठीक है. तो बहुत सारे आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे. सम आर लाइक मेंशन आउट हियर, और कुछ आप इनसे देख सकते हैं, इनसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं, बट दिस इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड वन. आई सजेस्ट कि आप मोस्टली ये वाला यूज़ कीजिएगा एंड यू कैन रिप्रेजेंट लाइक वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू इट, ठीक है. देन अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस अगेन ये अगर आपको बर्थ के टाइम पे डायग्नोसिस करनी है बेस्ड ऑन द फिजिकल एबनॉर्मलिटीज एंड अदर साइंस लाइक द टिपिकल क्राई, तो ये तो किया जा ही सकता है यूजिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन. But doctor may also perform the X-ray on the child head to detect the abnormality in the bases of the skull. The chromosomal test like the karyotyping can be performed, और फिश एनालिसिस भी किया जा सकता है जो कि इन डिलीशंस को डिटेक्ट करने में हेल्प कर सके. बिकॉज आप कैरियोटाइपिंग क्रोमोसोमल एनालिसिस करेंगे तो आपको वो डिलीशन भी ईजिली पता चल जाएगा, राइट. तो दीज कैन बी डन. अगेन ये रिपीट करने की मुझे अब तो ज़रूरत नहीं है, दैट यू कैन यूटिलाइज द सेम लिटरेचर दैट वी ऑलरेडी डिस्कस ड्यूरिंग द डाउन सिंड्रोम. देन ट्रीटमेंट, इसके केस में भी आपको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलेगी, बट फिजिकल थेरेपी, लैंग्वेज, मोटर स्किल, इन सारी चीज़ों से आप कोप अप कर सकते हैं. देन अगेन हमने जो डाउन सिंड्रोम में पहले ही डिटेल में बात करी हुई है, उन्हीं को आप यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. बिकॉज उसके केस में भी आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इनसे मिलती जुलती हुई लगेंगी, तो उस केस में आप सेम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. देन इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस विल ऑल्सो फॉलो दी सेम पैटर्न. यहाँ पे जो आपके क्रीडू चैट सिंड्रोम्स है ये इनहेरिट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो डिलीशन है दे ऑकर मोस्टली एट एन रैंडम इवेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल, एंड affected people typically have no history of the disorder in the family. ये deletion again ये हो सकता है during the random process of the mitosis and meiosis, right. It need not to be necessary to get inherited, and about 10% of the people with the cri du chat syndrome inherit the chromosome abnormality from an unaffected parent. और ये किस केस में हो सकता है? ऑफ कोर्स ट्रांसलोकेशन के केस में हो सकता है, जिसके केस में अगर मान लीजिए आपका बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन होता है, सो इन दैट केस अगर वो पास ऑन होता है नेक्स्ट जनरेशन में एंड इन converted into an unbalanced translocation, so the person or the child may have that particular disease, right. यहाँ पे आप देख सकते हैं the children who inherit unbalanced translocation can have the chromosomal rearrangement with an extra or a missing genetic material, and the individual with the Cri-du-Chat syndrome who inherit an unbalanced translocation are missing genetic material from the short arm of the chromosome 5, which result in the intellectual disability and the health problem or the characteristics disorders. Like you can see यहाँ पे balanced translocation हो रखा है, as I told you यहाँ पे कि अगर unaffected parent है because they have a balanced translocation, जो कि यहाँ के केस में आप देख सकते हैं they have a balanced translocation, लेकिन जब आपका फर्टिलाइजेशन हुआ उस टाइम पे अगर इनहेरिटेंस अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन का हो जाता है तो इन दैट केस द चाइल्ड कैन हैव सर्टेन एबनॉर्मलिटीज, ठीक है. बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे इनके केस में तो ये बैलेंस आउट हो जा रहा था, दिस शुड बी देयर एंड दिस शुड बी हियर, दैट इज वाई इट इज काइंड ऑफ एन बैलेंस्ड वन, बट इनके केस में तो दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम लाइक हेवाई, राइट. इनका कोई बैलेंस्ड नहीं है, सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन. आई होप आप ये सिंपल तरीके से इस चीज़ को समझ पा रहे हैं. देन हम कुछ वैल्यू एडिशंस देख लेते हैं. सो द क्वेश्चन कैन बी लाइक आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इनहेरिटेड. सो आई थिंक अभी तक जितनी भी हमने डिस्कशंस किए हैं तो देयर यू शुड बी लाइक क्लियर कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मोस्टली आर नॉट इनहेरिटेड until and unless there are certain conditions like translocations, right. जैसे कि हमने डाउन सिंड्रोम, टर्नर, एडवर्ड पतायू, क्रीडू चैट सभी के केसेस में देखा कि कोई भी इनहेरिटेंस नहीं हो रहा था until and unless there was translocation. मोज़ैक
या कंप्लीट क्रोमोसोमल एबरेशंस के केस में तो कहीं भी आपको इनहेरिटेंस देखने को नहीं मिलेगा, राइट? तो दिस इज लाइक द थिंग दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड आउट हियर। और आप इसको और भी एक एग्जॉस्टिव आंसर राइटिंग कर सकते हैं, लाइक बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक फ्यू पॉइंटर्स, राइट? आप इसको और भी एग्जॉस्टिव बना सकते हैं यूजिंग द मैकेनिज्म टू राइट like how non-disjunction occur and how because of this there are certain kind of changes in the chromosome trisomy या other deletions वगैरह होते हैं, because of that certain chromosomes variations occurs and why they are not being able to get inherited, right? So ये सारी चीज़ें आप explain कर सकते हैं, ये non disjunction वाला और ये सारी चीज़ें, and that is what will make your answer look very exhaustive in a way, because ये question is not like very different, ये आपके डायरेक्टली सिलेबस के पॉइंट में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उससे ही इन्फरेंस निकल के आ रहा है, ठीक है? अनदर क्वेश्चन कैन बी लाइक व्हाई सम जेनेटिक कंडीशंस आर मोर कॉमन इन अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप। सो आप इस आंसर को खुद से भी बहुत सारे वैल्यू एडिशंस करके अच्छे से एक आंसर तैयार कर सकते हैं, बट आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन like in a few words to you that why certain genetic conditions are common, because generally ये तो तभी होगा ना जब आपके ancestors जो होंगे they are passing on certain mutated genes from generation on generation, and because of that a particular disease is being carried forward। और ऐसे केसेस आपको मोस्टली जो रेसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनके केस में देखने को मिलते हैं, बिकॉज रेसेसिव डिसऑर्डर के केस में वी ऑल नो कि जनरली जब तक आपके दोनों जीन्स रेसेसिव जीन्स ना हो एंड वो इन्फेक्टेड ना हो, द पर्सन विल नॉट बी डिजीज्ड, रादर विल बिकम अ कैरियर, राइट? तो ये सर्टन एग्जाम्पल्स आपको सिकल सेल एनीमिया के एग्जाम्पल के केस में आप लिख सकते हैं। एंड देयर इज अनदर फेमस डिजीज नोन एज टाई-सैक डिजीज, आप चाहे तो इसके बारे में भी और डिटेल में पढ़ सकते हैं, एंड यू कैन प्रिपेयर अ वेरी गुड आंसर रिलेटेड टू दिस, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस का पूछा जाना इज like a good chances like seeing the changing pattern these days, ठीक है? बट आपको एक और चीज़ भी कंक्लूजन में याद रखनी है ये लिखने के लिए, आप चाहे तो इसको और एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, बट या यू शुड राइट डाउन कि ये जितने भी कंडीशंस या डिसऑर्डर्स है दे कैन बी कॉमन टू अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक डिसऑर्डर एक सर्टन एथनिक ग्रुप को ही होगा, ठीक है? देयर कैन बी लाइक कॉमनैलिटी इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, बट इट्स नॉट सर्टन दैट इट विल हैपन टू दैट पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप ओनली। देयर इज टू डिफरेंट थिंग इन टू इट, जो कि आप कंक्लूजन में एक बेटर कंक्लूजन बना के आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है? So this is for you to think and write, okay? And with this we come to the end of 9.4. I'll come up with 9.4 part 3 that will be talking about various forms of gene therapies, screening and all those things, right? Thank you so much.